हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर हम कंसीडर कर रहे हैं, जो हम पढ़ने वाले हैं, वो हमारा चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है ना, ये हमारा क्लास 10th का सेकंड चैप्टर है। इसमें हम देखेंगे कि रिप्रोड्यूस जो ऑर्गेनिजम्स करते हैं अपने जो न्यू इंडिविजुअल्स को क्रिएट करते हैं, वो कैसे करते हैं। तो हम देखेंगे कि मोस्ट ऑब्वियस कि वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू ही वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और न्यू इंडिविजुअल्स को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं या फिर प्रोड्यूस करते हैं। तो हम मतलब बात करते हैं सिर्फ रिप्रोडक्शन की एक जो डेफिनेशन है वो क्या होगी, तो वो हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन की जो बायोलॉजिकल डेफिनेशन है वो क्या है कि रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस by which new individuals of the same species are produced by the existing organisms। इसका मतलब है कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स है वो अपनी ही स्पीशीज के नए इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इट इज दैट बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच द न्यू इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस्ड ऑफ द सेम स्पीशीज that are the existing world, जो existing world organisms हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है कि हमारे पास जो एक क्वेश्चन आता है कि रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग्स। ठीक है, ऑफ ह्यूमन बींग्स है कुछ भी ना, तो लिविंग बींग्स हम कह देंगे क्योंकि रिप्रोडक्शन हमारे पास प्लांट्स और इनमें भी होता है, तो हम कहेंगे लिविंग बींग्स, ह्यूमन बींग्स ही नहीं कहेंगे। ठीक है, तो इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है। तो हम देख लेते हैं कि रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो प्रमोट करता है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को, कि लाइफ की जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक नहीं होती है। रिप्रोडक्शन होता है, एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करते हैं और क्या होता है, लाइफ की कंटिन्यूटी बनी रहती है, जनरेशन टू जनरेशन लाइफ की कंटिन्यूटी बनी रहती है। दूसरा कि इट प्रमोट्स द स्टेबिलिटी ऑफ स्पीशीज। अगर मानो हमारे पास 3 स्पीशीज हैं, ए, बी और सी। अब हम मान लेते हैं कि ए स्पीशीज ने एक या 2 बार रिप्रोडक्शन किया तो उनकी स्पीशीज क्या हुआ, बहुत पहले खत्म हो गई क्योंकि उन्होंने रिप्रोड्यूस नहीं किया तो न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस नहीं हुए। न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस नहीं हुए तो लाइफ की कंटिन्यूटी ब्रेक हुई और वो वहां पे स्पीशीज खत्म हो गई, यानी कि वो स्पीशीज की स्टेबिलिटी नहीं रह पाई। अब हम बात करते हैं बी स्पीशीज की। इसने किया 10 to 15 टाइम्स, उसके बाद फिर रुक गया, कारण कुछ भी रहा, लेकिन उससे भी क्या हुआ, लाइफ की कंटिन्यूटी फिर ब्रेक हुई और वो स्पीशीज की स्टेबिलिटी कंटिन्यू नहीं रह पाई। ठीक है, अब हम बात करते हैं सी। ये रेगुलरली रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स जैसे जैसे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, नए ऑर्गेनिजम्स इंडिविजुअल्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक के बाद एक जनरेशन आगे बढ़ती जा रही है, लाइफ कंटिन्यू रह रही है और उस स्पीशीज की क्या है, जो स्टेबिलिटी है वो भी बनी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम कि इट इंक्लूड्स द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन, कि इसमें वेरिएशन का क्रिएशन भी होता है, रिप्रोडक्शन की हेल्प से वेरिएशन का क्रिएशन भी होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इवोल्यूशन हमने क्या पढ़ा था, इवोल्यूशन हमने पढ़ा था एक ऐसी इनबिल्ट टेंडेंसी थी जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी, वेरिएशन जो हो रहे थे। अगर एक समय पे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर वेरिएशंस आ रखे हैं किसी में, तो वो क्या करता है, वो इवोल्यूशन करता है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि अगर कोई स्पीशीज रिप्रोड्यूस कर रही है तो उसमें कुछ चेंजेस रेगुलरली आते हैं, डेफिनेटली आते हैं, यानी कि जनरेशन टू जनरेशन अगर कोई चीजें पासेस हो रही है तो सिमिलरिटीज रहती है, तो वेरिएशंस यानी कि डिफरेंसेस भी होते हैं। तो अगर वेरिएशंस कहीं ना कहीं जनरेशन टू जनरेशन आ रहे हैं, वो हो रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, ओवर द कोर्स ऑफ टाइम वो क्या करते हैं, इवोल्यूशन करते हैं। तो वेरिएशन आ रहे हैं, वेरिएशन कब आएंगे, जब वेरिएशन मतलब डिफरेंसेस कब आएंगे, जब हमारे पास क्या होगा, रिप्रोडक्शन कोई भी ऑर्गेनिज्म करेगा। तो ये वाला भी हो गया, ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इट रेगुलेट्स द पॉपुलेशन। भैया अगर पॉपुलेशन इंक्रीज करनी है, पॉपुलेशन का रेगुलेशन हमें करना है, तो ये हमें बहुत जरूरी है कि वो रिप्रोडक्शन भी होना चाहिए। ये हमने देखा कि रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें उसकी बायोलॉजिकल डेफिनेशन क्या होती है और रिप्रोडक्शन क्यों हमारे लिए या फिर किसी भी
ऑर्गेनिज्म के लिए, पॉपुलेशन के लिए कैसे जरूरी है। तो ये हमने देखा कि व्हाई रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन कितने तरह के होते हैं, राइट। तो जो हम रिप्रोडक्शन देखने वाले थे वो हम दो तरह से रिप्रोडक्शन हमारे पास होता है। कौन कौन सा रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है और उसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें होती है जिसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अलग कह सकते हैं, वो हम देख लेते हैं। क्या कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल इंडिविजुअल गिव राइज टू एन न्यू इंडिविजुअल। एक सिंगल इंडिविजुअल जो होता है वो एक नए इंडिविजुअल को क्या कर सकता है? राइज कर सकता है। यानी कि सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा हो रहा है जहाँ पे सिंगल इंडिविजुअल एक नए इंडिविजुअल को क्या कर रहा है? प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि दो इंडिविजुअल्स की यहाँ पे नीड होती है, यानी कि एक मेल और एक फीमेल। एक मेल और एक फीमेल मिलके ही क्या करते हैं? राइज कर सकते हैं न्यू इंडिविजुअल को। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही इंडिविजुअल काफी है एक नए इंडिविजुअल को क्या करने के लिए, यानी कि एक ही पेरेंट काफी है एक नई प्रोजेनी, एक नए इंडिविजुअल को राइज करने के लिए। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट कंसीडर हमने कर लिया। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं कि सेकंड पॉइंट, इसमें गैमेट्स नहीं मिलते, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स जो हैं वो नहीं फॉर्म होते, नहीं मिलते। लेकिन यहाँ पे यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स फॉर्म होते हैं। गैमेट्स का मतलब होता है, जैसे हम कह रहे हैं मेल गैमेट किसको कहते हैं? मेल गैमेट हम स्पर्म कहते हैं, और फीमेल गैमेट हम किसे कहते हैं? फीमेल गैमेट हम किसे कहते हैं? ओवम, एग, इन सबको कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक नया इंडिविजुअल राइज होता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो गैमेट जरूरी होते हैं, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट। इन दोनों मेल और फीमेल गैमेट के बिना कोई भी नया इंडिविजुअल राइज नहीं हो सकता। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे आते हैं, न्यू इंडिविजुअल्स आर आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। इसका मतलब है कि जो नया इंडिविजुअल हुआ है, यानी कि राइज किया है, जो प्रोड्यूस हुआ है, जो एक पुरानी जनरेशन से नई जनरेशन वाला इंडिविजुअल आया, वो पूरी की पूरी तरह से यानी कि बिल्कुल सिमिलर होने वाला है अपने पेरेंट्स से। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व था। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि वहाँ पे स्पीशीज के अंदर वेरिएशंस आते हैं। ये बहुत कॉमन है कि जब मेल और फीमेल गैमेट दोनों रिप्रोड्यूस होंगे तो वो क्या करेंगे? एक नया इंडिविजुअल बनाएंगे, और उस स्पीशीज में पिछली जनरेशन या पिछला कोई भी बंदा इंडिविजुअल है तो उसके कंपैरिजन में उसमें डेफिनेटली वेरिएशंस आएंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस बहुत कॉमन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी वेरिएशंस आते हैं। जो इवोल्यूशन हमने बात करी थी, इवोल्यूशन की जब हम बात किए थे तो हमने कहा था कि इवोल्यूशन वेरिएशंस के बेसिस पे ही आता है। कैसे? कि वेरिएशंस हो रहे हैं ओवर द कोर्स ऑफ टाइम। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस जा रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि वो क्या होते हैं? वो भी इवोल्यूशन को राइज करते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे पास आइडेंटिकल कॉपीज जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देता आया है, हमारे पास वेरिएशंस उसमें भी आते हैं। लेकिन उसका कारण क्या होता है? एरर इन डीएनए कॉपिंग, जो हमने हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर में भी जब इवोल्यूशन हमने पढ़ा था उसमें भी पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशंस आते हैं नो डाउट वो आते हैं, बहुत कॉमन होगा। लेकिन अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही पेरेंट यूज हो रहा है ना, यानी कि एक ही पेरेंट जो नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर रहा है, वहाँ पे क्या जरूरत है? वेरिएशन की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हुए तो काहे का वेरिएशन। लेकिन यहाँ पे होता है एरर इन डीएनए कॉपिंग। अगर डीएनए कॉपिंग के समय पे कोई एरर आ गया तो वेरिएशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कहा कि यहाँ पे इंडिविजुअल जो नए इंडिविजुअल्स है वो आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट्स से। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? बहुत सारे वेरिएशंस अगर होते हैं, बहुत सारे वेरिएशंस क्या होते हैं? स्पीशीज में आते हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं तो ये कहेंगे कि ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये लोअर ऑर्गेनिज्म, सिर्फ लोअर ऑर्गेनिजम्स अडॉप्ट कर सकते हैं। इन्हें हम ये नहीं कहेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हायर ऑर्गेनिज्म भी क्या करेगा? अडॉप्ट करेगा। Asexual reproduction will only be adopted by the lower organisms, while the sexual reproduction will be adopted by the higher organisms। यानी कि ये डिफरेंसेस
इंडिविजुअल को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से डिफर करेंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास ऐसी कौन कौन से प्रोसेसेस और या फिर ऐसी कौन सी चीज़ों से हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, यानी कि ऐसे कौन कौन से प्रोसेसेस हैं, ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हमें लेने पड़ते हैं जिससे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो वो हम देख लेते हैं इसके बाद। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस तरह से हो सकता है, कौन कौन से ऐसे प्रोसेसेस हैं जिससे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। तो वो कुछ है क्या, फिशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बर्डिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन और स्पोर फॉर्मेशन। जो फिशन होता है वो फिशन दो तरह से होता है। कौन से? बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन। फिशन दोनों तरह से हो सकता है, बाइनरी और मल्टीपल फिशन। इससे क्या होगा, नए इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होंगे। फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बर्डिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, कौन कौन से मेथड्स होते हैं इसके, नेचुरल और आर्टिफिशियल। वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो किया जाता है वो नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों तरीके से किया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं कि ये सारी स्पोर फॉर्मेशन भी हो गया, इन सब से क्या हो रहा है, नो डाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट्स हैं कि मतलब तरीके हैं कि भैया कौन कौन से तरीकों से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है, वो भी समझ आ गया हमें। अब हम देख रहे हैं कि एक्चुअली इनमें प्रोसेसेस में ऐसी क्या क्या चीजें होती है, यानी कि न्यू इंडिविजुअल राइज हो रहे हैं तो वो किस तरह से होंगे ये। तो सबसे पहला जो हमारा है फिशन, तो हम सबसे पहले फिशन को देख लेते हैं। सबसे पहले हम फिशन वाले पार्ट में, फिशन दो तरह के होते हैं, बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन। तो सबसे पहले जो हमारा बाइनरी फिशन है तो वो हम देखते हैं कि बाइनरी फिशन एक्चुअली क्या होता है। तो हम एक जो बायोलॉजिकल डेफिनेशन जो बाइनरी फिशन की होती है वो देखते हैं। क्या है बाइनरी फिशन की डेफिनेशन, कि इट इज अ प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स, कह सकते हैं हम कि ये वो प्रोसेस है जिसमें कि कोई भी इंडिविजुअल क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या होता है, दो में डिवाइड हो जाता है, यानी कि एक इंडिविजुअल दो में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो कुछ उसमें कुछ बिगड़ रहा है, कुछ खराब हो रहा है, उसमें कुछ नहीं होता, वो एग्जैक्ट रहते हैं। ऑर्गेनिजम्स बस आइडेंटिकल रहते हैं। वो क्या रहते हैं, वो आइडेंटिकल का मतलब बिल्कुल सिमिलर रहते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो हमने क्या कहा कि बाइनरी फिशन इट इज अ प्रोसेस जिसमें कि क्या होता है, इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू टू, और उन दोनों ही ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, वन कॉपी ऑफ जेनेटिक मटेरियल की होती है। जेनेटिक मटेरियल की कॉपी का मतलब न्यूक्लियस होता है, यानी कि जो एक इंडिविजुअल डिवाइड हुआ है, यानी कि टूट गया है, मानो ये इंडिविजुअल होगा हमारे पास, ये इंडिविजुअल होगा, ये बीच में से टूट जाता है, ये टूटता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये टूट रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे अगर इसका जेनेटिक मटेरियल है तो इस वाले पार्ट में जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा। मानो ये टूट गया, जेनेटिक मटेरियल यहाँ है तो इस वाले पार्ट में नहीं आया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब ये डिवाइड होते हैं, जब क्या होता है, बाइनरी फिशन के थ्रू कोई भी इंडिविजुअल या फिर किसी और भी फिशन मतलब किसी और भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के थ्रू या फिर किसी भी इन सब मेथड्स में से किसी भी के भी थ्रू अगर कोई न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो रहा है तो उसमें जेनेटिक मटेरियल होगा। जैसे कि हमने क्या कहा, बाइनरी फिशन में भी कि जो हर पार्ट टूटता है तो उसमें न्यूक्लियस होता है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल हर पार्ट में होता है, ठीक है। तो ये वाली डेफिनेशन, इसकी बायोलॉजिकल डेफिनेशन जो हम कहते हैं वो हमने कह दिया, वो ये समझ आ गई। इसके बाद हम देखते हैं कि बाइनरी फिशन हमें कहाँ देखने को मिलता है। बाइनरी फिशन हमें कहाँ मिलता है कि प्रोकैरियोट्स में, ज्यादातर प्रोकैरियोट्स में हमें मिलता है। प्रोकैरियोट्स यानी कि जैसे इशरिशिया को ले आओगे, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, इन दोनों में जो डिफरेंसेस हुआ करते थे वो हमने देखे थे कि कौन कौन से ऐसे डिफरेंसेस हैं जो कि प्रोकैरियोट को यूकैरियोट से अलग करते हैं, तो वो हम पढ़ चुके हैं। इससे 9th क्लास में हमने ये पढ़ा आई थिंक, राइट। तो अभी फिलहाल हम देख रहे हैं क्या कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो कौन से होते हैं। प्रोकैरियोट्स होते हैं जैसे कि इशरिशिया कोलाई, आर्किया बोलते हैं, जिसको आर्की बोलते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि इशरिशिया कोलाई, आर्की, ये सब क्या है, ये सब है किसके, प्रोकैरियोट्स के एग्जांपल, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ किसकी, यूकैरियोट्स की। अगर मैं यूकैरियोट्स की बात कर रही हूँ तो यूकैरियोट्स में यूग्लेना, क्या यूग्लेना बोलते हैं, इससे क्या होता है, ये एक यूकैरियोट है। तो हम क्या कह रहे हैं कि प्रोकैरियोट्स में ज्यादातर मोस्टली प्रोकैरियोट्स में ये सीन करते हैं, यानी कि देखने को मिलते हैं। और क्या होता है, कुछ ऐसे सिंगल सेल क्या होते हैं, सिंगल सेल हमारे पास यूकैरियोट्स होते हैं जिसमें कि हमें क्या होता है
कि ये ऑर्गेनिजम्स में हमें बाइनरी फिशन देखने को मिलता है। समझ आ गया कौन कौन से में? प्रोकैरियोट्स में तो ईशिशोकोलाई में, आर्की में अगर सिंगल सेल यूकेरियोट है तो वो कौन सा होगा? वो होगा ग्लैना। ठीक है, अब इसके बाद हम देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें। ठीक है, ये हमने ये वाला भी पढ़ लिया, ये वाला भी देख लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भैया ये बाइनरी फिशन होता है तो वो कैसे होता है, उसके स्टेप्स क्या क्या होते होंगे। जो एक जनरल देखते हैं बैक्टीरिया में हम इसे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी पहले जो जनरल स्टेप्स होते हैं, जो जनरल कंसीडरेशन होता है वो हम इसका देख लेते हैं कि इस प्रोसेस में जो सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल होता है, क्या कहा मैंने, जो सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल होता है उसका रेप्लिकेशन होना शुरू होता है। रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि वो अपनी एक आइडेंटिकल कॉपी कहाँ पे से बना रहा था, कहाँ पे से बना रहा था कि एक आइडेंटिकल कॉपी बनाना शुरू कर रहा है, जो कि आगे क्या होगी, वो एक न्यू डॉटर सेल्स को क्या करेगी, जनरेट करेगी। तो हम क्या कह रहे हैं कि इस प्रोसेस में सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल रेप्लिकेशन बिगिन करता है और उसके बाद वो अटैच हो जाता है, किससे? अटैच ईच कॉपी टू वेरियस पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ये कैसे होता है? देखो, ये हुआ पेरेंट सेल। पेरेंट सेल नॉर्मल है, जेनेटिक मटेरियल है, सेल मेम्ब्रेन है, अंदर क्या भरा हुआ है इसमें, किसी भी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जब डीएनए डुप्लीकेट होने लगा, जब डीएनए डुप्लीकेट होने लगा यानी कि जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट होने लगा, तो क्या होगा, यहाँ पे से ये क्लीवेज आने लगेगा और ये डीएनए जो होगा वो डुप्लीकेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डीएनए मॉलिक्यूल ने क्या किया था, रेप्लिकेशन करना स्टार्ट कर दिया था और वो अपनी अपनी सेल मेम्ब्रेन से यानी कि इससे ये क्या हुए थे, अटैच हो गए थे। तो वही हमने यहाँ पे बोला है कि इस प्रोसेस में जो सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल होता है वो बिगिन कर देता है रेप्लिकेशन करना और वो अटैच हो जाता है उसकी कॉपी से टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यही यहाँ पे हुआ है। इसके बाद क्या आता है कि जब सेल स्टार्ट टू गेट पुल्ड अपार्ट, जब सेल एक दूसरे से अपार्ट होने लगता है तो जो ओरिजिनल और रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है वो सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पे हुआ है। जब ये अपार्ट होने लगे तो जो ओरिजिनल क्रोमोसोम से और जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम से वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। अलग होने के बाद यहाँ पे क्लीवेज ज्यादा बढ़ेगा और फिर वो क्या होगा, बिल्कुल न्यू डॉटर सेल्स हमारे पास बनके तैयार हो जाएंगी। तो हमारे पास क्या हुआ, हमने कहा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन का मतलब हमने पढ़ा था कि किसी भी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म बन जाना और वो आइडेंटिकल भी होना चाहिए। आइडेंटिकल सिर्फ कब नहीं होगा, जब डीएनए कॉपिंग के टाइम पे कोई एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे कोई एरर आया नहीं है, एरर नहीं आया तो क्या हुआ, आइडेंटिकल हुआ और क्या हुआ, ये प्रोसेस क्या कहलाया, बाइनरी फिशन कहलाया। ठीक है, अब हमें एक बार ये दोबारा देखो, क्या कहा, पेरेंट सेल में सेल मेम्ब्रेन, अंदर साइटोप्लाज्म और ये जेनेटिक मटेरियल दैट मींस न्यूक्लियस। यहाँ पे डीएनए डुप्लीकेट हुआ, हो गया डुप्लीकेट, क्लीवेज होना स्टार्ट किया, यहाँ पे साइटोप्लाज्म डिवाइड होना शुरू हुआ, साइटोप्लाज्म बिल्कुल डिवाइड होके क्लीवेज होके न्यू डॉटर सेल्स दोनों बन गए, जो कि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल आइडेंटिकल थे। ये मैंने आपको प्रोकैरियोट्स में और यूकेरियोट्स में बताया था कि जो सिंगल सेल यूकेरियोट्स होते हैं, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, उनमें ये बाइनरी फिशन दिखने को मिलता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल की सुने तो हम कहेंगे कि प्रोकैरियोट्स में ये इशरिशिया कोलाई और आर्की में मिलेगा कौन सा, बाइनरी फिशन। और यूकेरियोट्स की बात करें तो यूकेरियोट्स में ये ग्लेना में मिलेगा। तो ये हुआ हमारा बाइनरी फिशन। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, मल्टीपल फिशन की। तो मल्टीपल फिशन हम देख लेते हैं। मल्टीपल फिशन जो दूसरा पार्ट है हमारे पास फिशन का, जो कि हमने बाइनरी फिशन एक बार पहले पढ़ लिया है, तो दूसरा पार्ट जो है वो है मल्टीपल फिशन। तो मल्टीपल फिशन क्या होता है कि यहाँ पे भी पहली बात तो कि हम कहेंगे कि यहाँ पे भी हमारे पास सिर्फ सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होगा, दो पेरेंट्स हम यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये भी किसका पार्ट है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही अंडर कंसीडर करेंगे इसे हम। होता भी है, कंसीडर ही नहीं होता भी है। तो हम क्या कह रहे हैं, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर है तो सिर्फ सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट की वजह से यहाँ पे क्या होगा कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स यानी कि कहा मैनी इंडिविजुअल्स यहाँ पे फॉर्म होंगे फ्रॉम अ सिंगल इंडिविजुअल, यानी कि एक पेरेंट से बहुत सारी
सारे इंडिविजुअल्स यहाँ पे क्या हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं। जैसा कि बाइनरी फिशन में हमने देखा था, वहां पे भी हमारे पास सिर्फ एक ही सिंगल पेरेंट था, लेकिन उससे क्या था, दो डॉटर न्यूक्लियाई, दो डॉटर सेल्स हमारे पास क्या आ रहे थे, फॉर्म हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है क्या, कि मल्टीपल फिशन, उसमें क्या हो रहा है कि एक ही सिंगल पेरेंट से हमारे पास बहुत सारे इंडिविजुअल जो हैं वो फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं जरा कि ऐसा इसमें हो क्या रहा है, क्योंकि हमने इससे पहले जहाँ देखा था बाइनरी फिशन में, वहां पे क्या था कि जो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस हर सेल में होगा, वही जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए को कंटेन करके रखता है, यानी कि उसके अंदर ही डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, तो न्यूक्लियस तो हर सेल में प्रेजेंट होगा ही होगा। यूकेरियोट्स में न्यूक्लियस जो होता है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो वहां पे न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, हम ये कहेंगे। वहां पे न्यूक्लियस फॉर्म होता है, मतलब प्रेजेंट होता है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोइड। अब इसके बाद हम देखें कि न्यूक्लियस क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जिस सेल का फिशन हो रहा है वहां पे माना हमने कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब न्यूक्लियस क्या करेगा, वहां पे मल्टीपल फिशन के केस में क्या करेगा कि वहां पे इस मल्टीपल फिशन के प्रोसेस में जो न्यूक्लियस है वो मल्टीपल टाइम्स यानी कि बार बार रिपीटेडली क्या होगा, वो डिवाइड होता जाएगा। क्या कर रहा है वो कि न्यूक्लियस इन दिस फिशन, न्यूक्लियस डिवाइड्स रिपीटेडली, क्या कर रहा है, रिपीटेडली वो डिवाइड होता जा रहा है, रिपीटेडली डिवाइड हो रहा है, तो क्या हो रहा है, वो बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रोड्यूस कर रहा है। बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रोड्यूस करने के बाद ही वो बहुत सारे डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करेगा। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास सबसे पहले किसी भी सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के प्रेजेंस होने की वजह से, क्योंकि उसमें मल्टीपल फिशन होने वाला है और उसमें क्या होगा, वो न्यूक्लियस डिवाइड होके क्या करेगा, रिपीटेडली डिवाइड होके क्या करेगा, न्यूक्लियाई फॉर्म करेगा। न्यूक्लियाई जब उसमें फॉर्म हो जाएंगे तो उन्हीं न्यूक्लियाई से क्या होगा, बहुत सारे डॉटर सेल्स हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो हमने यही किया जैसा बाइनरी फिशन में किया था, सिंगल पेरेंट को यूज करके डॉटर सेल बनाना, लेकिन वहां पे सिर्फ दो डॉटर सेल प्रेजेंट थे, मतलब सॉरी प्रोड्यूस हो पाए थे। लेकिन मल्टीपल फिशन में भी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ सिंगल पेरेंट को क्या करके लेकर के हम दोबारा हम डॉटर सेल प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे डॉटर सेल्स जो हैं वो बहुत सारे, यानी कि बहुत सारे डॉटर सेल्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो रिपीटेडली का मतलब बार बार डिवाइड हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, टूट के बहुत ज्यादा डिवाइड होते हैं वो बहुत सारे। अब देखो जैसे कि हम यहाँ देख लेते हैं कि ये एक मानो कोई पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल में यहाँ पे ये क्या हुआ, ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये न्यूक्लियस ही तो डिवाइड होने वाला है, न्यूक्लियस डिवाइड होके ये क्या करेगा, यहाँ पे ये सारे क्या है, न्यूक्लियाइज है, और ये यहाँ पे क्या है, सिस्ट है, ठीक है। न्यूक्लियाई बहुत सारे प्रेजेंट हो गए, यानी कि सिस्ट में बहुत सारे न्यूक्लियाई कंटेंट है, बहुत बढ़िया। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके बाद क्या होगा, ये सिस्ट ब्रेक होगा और ये सारे न्यूक्लियाइज क्या होंगे, क्या हो, ये सारे डॉटर सेल्स जो यहाँ पे प्रोड्यूस हुए हैं ये सारे रिलीज हो जाएंगे बाहर की तरफ। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि एक न्यूक्लियस डिवाइड हुआ दो न्यूक्लियाई में, उसके बाद वो वाला न्यूक्लियाइड और डिवाइड हुआ, वो और डिवाइड हुआ, वो और डिवाइड हुआ। तो ऐसे एक न्यूक्लियस से बहुत सारे न्यूक्लियाइड जो हैं वो क्या हो रहे हैं, हमारे पास प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये तो था, क्या था, न्यूक्लियस, लेकिन ये सारे जो है हमारे पास ये क्या है, न्यूक्लियाई, ठीक है, बहुत अच्छी बात। ये हमने देख लिया कि मल्टीपल फिशन है, और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, मल्टी फिशन किसमें होता है, मल्टीपल फिशन होता है हमारे पास प्लाज्मोडियम में। कहाँ पे होता है मल्टीपल फिशन, कहाँ पे होता है, प्लाज्मोडियम में। ये हमने देख लिया मल्टीपल फिशन। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो डिफरेंसेस होते हैं मल्टीपल फिशन में और बाइनरी फिशन में, वो कौन से डिफरेंसेस हैं। जो डिफरेंसेस हैं बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन में वो हम देख लेते हैं। हमने डिफरेंसेस तो वैसे भी पढ़ ही लिए हैं, हमें पता है कि इनमें क्या क्या चीज़ें अलग हुई हैं, लेकिन फिर भी एक जो हम जो कंपेयर करके पढ़ते हैं उसकी चीज़ें कुछ अलग रह जाती है। सो वो क्या चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। कैसे बाइनरी फिशन में क्या होता है कि दो डॉटर सेल फॉर्म हो रहे हैं, किससे, जब पेरेंट सेल या फिर कोई न्यूक्लियस स्प्लिट हो रहा है यानी कि डिवाइड हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, दो डॉटर सेल क्या हो रहे थे, यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। लेकिन दो डॉटर सेल्स, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मैनी
डॉटर सेल्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं फ्रॉम द स्प्लिटिंग ऑफ द पेरेंट सेल और न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ही डिवाइड हो रहा था और यानी कि पेरेंट सेल का न्यूक्लियस ही डिवाइड हो रहा था, तो उसकी स्प्लिटिंग से यहाँ पे 2 डॉटर सेल और यहाँ पे मैनी डॉटर सेल्स प्रेजेंट हो रहे हैं। फिर यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमेशा फेवरेबल कंडीशंस में, यानी कि बाइनरी फिशन हमेशा फेवरेबल कंडीशंस में ही होता है, लेकिन ये जो मल्टीपल फिशन होता है ये अनफेवरेबल कंडीशंस में भी अप्लाई हो सकता है, यानी कि अकर हो सकता है। बहुत बढ़िया। इसके बाद हम देख सकते हैं कि जो बाइनरी फिशन होता है उसमें न्यूक्लियस सिर्फ एक ही बार डिवाइड होता है, वहां पे बार बार न्यूक्लियस डिवाइड नहीं होता। लेकिन अगर हम मल्टीपल फिशन की बात कर रहे हैं तो वहां पे जो वो होता है, मैंने आपको पहले बताया था कि रिपीटेडली डिवाइड होता है। क्या न्यूक्लियस पेरेंट सेल या हम कहते हैं अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो रिपीटेडली डिवाइड होता है। तो ये रहा इसमें थर्ड डिफरेंस। अब बात करते हैं कि यहाँ पे एक डेफिनेट पैटर्न होता है, बाइनरी फिशन में एक डेफिनेट पैटर्न होता है जहां पे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। यानी कि डिवीजन का एक डेफिनेट पैटर्न यहाँ पे हमारे पास चलता है इन द बाइनरी फिशन, जहां पे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली डिवाइड होते हैं और क्या करते हैं, डॉटर सेल्स बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पहले तो हमारे पास न्यूक्लियस डिवाइड होता है जो कि सराउंडेड होता है और फिर एंड देन इट सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म। तो यानी कि ऐसा नहीं है कि वो दोनों एक ही साथ यहाँ पे इसकी तरह साइमल्टेनियसली डिवाइड हो रहे हैं, नहीं, यहाँ पे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है इनटू न्यूक्लियाइज और फिर वो बाद में सराउंडेड होता है बाय साइटोप्लाज्म। साइमल्टेनियसली उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि इसका तो जो पैटर्न था, एक डेफिनेट पैटर्न था डिवीजन का, वो था, लेकिन जो मल्टीपल फिशन होता है उसमें उनका कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं होता है। इसमें इनका डेफिनेट पैटर्न होता है, लेकिन क्या होता है, मल्टीपल फिशन में डिवीजन का कोई भी डेफिनेट पैटर्न नहीं होता है। तो हमने इन सब कंपैरिजन के बेसिस पे हमने देख लिया कि भैया कौन सी चीजें हमारे पास मल्टीपल फिशन में होती है और कौन सी चीजें बाइनरी फिशन में होती है। फिशन आपको सबसे अभी तक समझ आ गया होगा, फिशन आपने पास क्या पढ़ा है हमने, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिशन का क्या रोल है, कि मतलब किस तरह से हो रहा है। अगर हम बात करते हैं किसकी एग्जांपल की बात करते हैं कि भाई बाइनरी फिशन किस किस में होता है, तो हम कह सकते हैं कि भैया बाइनरी फिशन अमीबा में, बैक्टीरिया में, किसी में भी हो सकता है। और अगर हम बात करते हैं मल्टीपल फिशन की, तो हम कहते हैं क्या होता है, ये किसमें होता है, प्लाज्मोडियम में, एल्गी में, इन सब में होता है। तो ये रहा हमारे पास बाइनरी फिशन। इसके बाद हम देखते हैं हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो दूसरा पार्ट है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दूसरे किस तरह से होता है, वो फ्रेगमेंटेशन। अभी तक हमने देख लिया था कि हमने जो मल्टीपल फिशन और बाइनरी फिशन के बीच में डिफरेंसेस कंपैरिजन के बेसिस पे देखा था, तो वो हमने डिस्क्राइब कर लिया था। इसके बाद हम देख रहे हैं कि फ्रेगमेंटेशन क्या हो रहा है। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि फ्रेगमेंटेशन को भी हम, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं कि हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ही पढ़ रहे हैं अभी तक, कि मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं। तो फिजन भी मोड ऑफ क्या था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये क्या है, फ्रेगमेंटेशन भी मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो हम क्या कहेंगे फ्रेगमेंटेशन को, कि फ्रेगमेंटेशन इट इज अ फॉर्म ऑफ या फिर मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एन ऑर्गेनिज्म इज स्प्लिट्स इनटू फ्रेगमेंट्स। के वो उस फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो क्या करता है, स्प्लिट कर जाता है। स्प्लिट यानी कि टूट जाता है फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में, फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है और उसी से क्या होता है, नए इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन होता है। तो हमने कहा फ्रेगमेंटेशन भी अपने आप को डिस्क्राइब कर रहा है। क्या कह रहा है कि फ्रेगमेंटेशन क्या है, एक तो क्या है, मोड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, और जैसा कि अपने नाम से बता रहा है, तो ये क्या बता रहा है कि इसमें फ्रेगमेंटेशन में कोई भी ऑर्गेनिज्म, फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस में कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, सेगमेंट्स में, फ्रेगमेंट्स में, ठीक है, स्प्लिट हो जाएगा और उसी से नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा, यानी कि नया इंडिविजुअल फॉर्म होगा। रिप्रोडक्शन हम करी इसीलिए, तो हम कहेंगे ईच ऑफ दिस फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू मैच्योर एंड फुल ग्रोन इंडिविजुअल दैट आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। यानी कि जो हम कह रहे हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने हमेशा बताया है कि जो भी होंगे, अगर डीएनए कॉपिंग में कोई एरर नहीं आता है, इन दैट केस तो ही वो क्या होंगे, वो आइडेंटिकल नहीं होंगे। लेकिन अदरवाइज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सारे ही ऑर्गेनिजम्स अपने पेरेंट्स के साथ क्या होते हैं, हमेशा आइडेंटिकल होते हैं। उसी तरह से हमारे पास ये फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस में भी जो ऑर्गेनिज्म स्प्लिट होगा फ्रेगमेंट्स में, और फ्रेगमेंट्स में स्प्लिट होने के बाद
वो स्प्लिट हुए जो दो पार्ट्स है वो भी फुल्ली ग्रोन मैच्योर्ड एक नया इंडिविजुअल बना लेंगे। वो क्या होगा, वो होगा फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस, यानी कि हमारे पास फ्रेगमेंट में स्प्लिट हो गए थे। स्प्लिट कैसे हुए थे कि ये पूरा है हमारे पास स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा में क्या होगा, स्पाइरोगायरा में हमारे पास ये पूरा सेगमेंट है, इसमें यहाँ पे दिस गैप इज सेप्टम, द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट देयर, और ये क्या है, दीज आर द स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे से जहां पे ये क्या होगा फ्रेगमेंट में डिवाइड हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे से ये जब फ्रेगमेंट में डिवाइड हो रहा है तो ये क्या कर रहा है, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गया, और ये वाला पार्ट भी और ये वाला पार्ट भी, यानी कि हर एक फ्रेगमेंट, दोनों फ्रेगमेंट एक मैच्योर और फुल्ली ग्रोन इंडिविजुअल की तरह क्या करेंगे, ग्रोन हो जाएंगे, जो कि आइडेंटिकल होंगे अपने पेरेंट्स के साथ, यानी कि जो स्पाइरोगोरा है उसी के जैसे बिल्कुल आइडेंटिकल वो रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं कि स्पाइरोगायरा को हमने बता तो दिया कि स्पाइरोगायरा में होता है, वही चीज हमने यहाँ देखी है कि फॉर एग्जांपल किसमें, स्पाइरोगायरा में और मैराइन एनिमल्स में। मैराइन एनिमल्स कौन से होते हैं, मैराइन एनिमल्स वो होते हैं जो कि पानी में रहते हैं। ठीक है, अब पानी में रह रहे हैं। अब स्पाइरोगायरा के बारे में हम देखते हैं कि स्पाइरोगायरा एक्चुअली क्या होता है। स्पाइरोगायरा एक फिलामेंटस एल्गी प्लांट है। कौन सा, ग्रीन फिलामेंटस एल्गी प्लांट है जो कि पॉन्ड्स में, लेक्स में रहता है, दैट मीन मैराइन है वो भी। और दूसरे मैराइन एनिमल्स में भी क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस, जो कि एक मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो होता है। ठीक है, इतना समझ आ गया, ये डायग्राम समझिए, फिगर से समझ आ गया होगा क्या हुआ है इस फिगर में। एक स्पाइरोगायरा पूरा इंडिविजुअल पूरा पेरेंट है, उस पेरेंट ने क्या किया, वो पेरेंट ने क्या किया कि वो दो सेगमेंट्स में, या फिर हम कहेंगे दो फ्रेगमेंट्स में वो डिवाइड हुआ। डिवाइड होके वो जब ग्रो करेगा, जब मैच्योर होगा, वो फुल्ली ग्रोन इंडिविजुअल की तरह ही ग्रो होगा, और वो अपने पेरेंट्स के साथ आइडेंटिकल रहेगा, यानी कि पेरेंट के जैसा ही उसका बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर रहने वाला है। ठीक है, यही हमने बताया कि द फिलामेंट सिंपली ब्रेक्स इनटू टू और मोर फ्रेगमेंट्स, आइदर टू फ्रेगमेंट्स में, यहाँ पे हमने टू फ्रेगमेंट्स में किए हैं, ये और ज्यादा फ्रेगमेंट्स में भी हम क्या कर सकते हैं, इसे डिवाइड कर सकते हैं। और मैच्योरेशन के टाइम पे जो हर एक फ्रेगमेंट होगा वो एक नए स्पाइरोगायरा में क्या हो रहा है, मैच्योर हो रहा है। अब बात करते हैं कि क्या सारे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो हो सकते हैं वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, किससे, इस मेथड से। कौन से मेथड से, फ्रेगमेंटेशन मेथड से। तो हम क्या कह रहे हैं कि सारे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स फ्रेगमेंटेशन मेथड से ग्रो नहीं कर सकते या रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ग्रो तो क्या ही, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, वो इसलिए ग्रो नहीं कर सकते क्योंकि जो एक रैंडम इंक्रीज हो जाता है सेल में, सेल ऑर्गेनाइजेशन में जब एक रैंडम इंक्रीज होता है तो क्या होता है, वो टिश्यू में और फिर उसके बाद ऑर्गन में। तो ऐसा होता है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। ये फ्रेगमेंट्स जा रहे हैं, फ्रेगमेंट्स ही अपने क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स, नए इंडिविजुअल बना रहे हैं। दैट इज नॉट प्रैक्टिकल इन द मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इतना समझ आया। ये देखा हमने फ्रेगमेंटेशन के, फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है उसमें कैसे कौन से स्टेप्स के थ्रू क्या होता है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो किस वो स्टेप्स के थ्रू क्या हो रहा है, हमारे पास एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो रहा है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। हम क्या कह देंगे फ्रेगमेंटेशन को, कि फ्रेगमेंटेशन इज दैट प्रोसेस और इज दैट मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द पेरेंट, यानी कि कोई भी पेरेंट इंडिविजुअल, इन विच द पेरेंट will split into two or more fragments, and then these fragments will give rise to a mature and fully grown individual. This process is called fragmentation. ठीक है, किसमें हो रहा है, स्पाइरोगायरा में, मैराइन एनिमल्स में। समझ आया, स्पाइरोगायरा is also a marine animal। तो ये रहा हमारे पास फ्रेगमेंटेशन। इसके बाद हम देखते हैं रीजेनरेशन। ठीक है,